स्टोरी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनी है, काल्पनिक स्टोरी है। अगर ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। एक आलीशान हवेली के आलीशान बड़े से कमरे की खिड़की पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी सिया अपनी भरी आंखों से बाहर आकाश में चमक रहे चांद को देख रही है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी नम आंखें और रूंधे गले से बोली, पिछले कुछ घंटों में ही मेरी जिंदगी बदल गई। ये क्यों हुआ मेरे साथ? ऐसा तो मैंने कभी नहीं चाहा था। मुझसे कहाँ गलती हो गई? मैंने तो सबकी खुशियां ही चाही थी और हमेशा से चाहती आई हूं, फिर मुझे क्यों ये सजा मिली? जो लम्हे एक लड़की की जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे होते हैं, वही लम्हे मेरी जिंदगी का अभिशाप बन गया। सिया अपने मन में ख्यालों के भंवर में गोते लगा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पलकों पर ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वो अपने ख्यालों से बाहर आए। उसने मुड़कर देखा तो एक 27-28 साल का नौजवान दरवाजे पर खड़ा था। उसने कुछ देर सिया को निहारा और फिर अंदर आया। उसके चेहरे पर गजब का आकर्षण और रौब था। सिया उसे देख थोड़ी घबरा गई। वो लड़का बेधड़क अंदर ही चला आ रहा था। सिया ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कांपती आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? निकलो यहाँ से। पता नहीं तुम्हें किसी के कमरे में ऐसे ही नहीं आते। मैनर्स नहीं है। उस लड़के ने सिया पर अनायास अपनी नज़र डाली तो एक पल के लिए उसके मासूम चेहरे में खोसा गया। प्यारा सा गोल चेहरा, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, नाक में दुल्हन की बड़ी सी नथ, गालों पर झूलती लंटें, गुलाब की पंखुड़ी से नाजुक होठ जिस पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई है। दुल्हन के लाल जोड़े में सिया किसी खूबसूरत नाजुक गुड़िया सी लग रही थी। लेकिन जब उस लड़के की नज़र सिया की आंसू भरी लाल आंखों पर गई तो उसके दिल में कुछ चुभा हो जैसे। उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गया। उसके जाते ही सिया ने चैन की सांस ली। वो लड़का कमरे से बाहर जैसे ही निकला किसी ने पीछे से आवाज़ लगाए, राम। लड़के के कदम पर रुक गए और उसने पलट कर देखा। लगभग 40 के करीब की एक महिला मुस्कुराते हुए उसके पास आए। ये है राम की भाभी अपर्णा। अपर्णा ने उससे पूछा, क्या हुआ राम? तुम इतनी रात यहाँ अपने कमरे से बाहर यहाँ कॉरिडोर में क्यों खड़े हो और कहाँ जा रहे हो? राम ने उन्हें एक नज़र देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। उसे ऐसे जाता देख फिर से अपर्णा ने पूछा, राम कुछ पूछा है मैंने? बिना जवाब दिए कहाँ जा रहे हो? राम रुका और उनकी ओर देख बुझे मन से बोला, क्या जवाब दूं भाभी माँ? दादी माँ ने तो कर ली ना अपने मन की। अब तो जो हुआ है उसे मुझे ही झेलना है। और कौन सा अपना कमरा? किस अपने कमरे की बात कर रही हैं आप? जहाँ वो लड़की बैठी अपने पति का इंतजार कर रही है और शायद जिसे पता ही नहीं कि उसका पति कौन है। ये बोलते हुए राम के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इस पर अपर्णा ने उसकी हथेली अपने हाथों के थाम प्यार से कहा, राम ऐसे नहीं सोचते। और अगर उसे नहीं पता कि उसका पति कौन है तो तुम ही बताओ ना उसे कि जिससे उसकी शादी हुई है वो तुम हो। ये सुन राम का गुस्से और बढ़ गया। वो चिढ़ते हुए बोला, कैसी शादी भाभी माँ? ऐसे कहीं शादी होती है? अरे ये तो एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील है जो दादी माँ और उसके पापा के बीच हुई है, जिसकी बलि चढ़े हैं मैं और वो अंदर बैठी वो लड़की। अपर्णा ने समझाते हुए कहा, लेकिन बताना तो होगा ना? इस पर राम ने फीका मुस्कुराकर कहा, हम बताना तो होगा, बिना बताए तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन सब कुछ इतना उलझ गया है कि समझ नहीं आता कैसे सुलझाऊं। राम के चेहरे पर निराशा आ गई। अपर्णा ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा राम, सब्र रखो। तुम तो जानते हो कि दादी माँ के सामने तो वैसे भी किसी की नहीं चलती, खुद तुम्हारी भी नहीं। जो हुआ उसे स्वीकार कर लो। राम अपना सिर झटक बोला, यही तो प्रॉब्लम है भाभी माँ। दादी माँ का हम सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम सब उनकी बात मानते हैं, वरना आप जानते हो कि राम कुमार को झुकाना किसी के बस में नहीं। अपर्णा ने प्यार से उसके गाल छूकर कहा, हम जानती हूँ मैं बहुत अच्छे से। लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? कमरे में जाओ, इस समय घर मेहमानों से भरा हुआ है। ऐसे रात में तुम्हें किसी ने कमरे के बाहर देख लिया तो तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, उस बेचारी पर ही उंगलियां उठेंगी। राम मायूसी से सिर झुकाकर बोला, गया था कमरे में लेकिन उसकी घबराहट और आंखों में आए अजनबीपन के एहसास ने मुझे कमरे में रुकने ही नहीं दिया। मुझे देखते ही उसका सवाल था कि कौन हूं मैं, उसके कमरे में कैसे आया। अब आप ही बताइए क्या जवाब देता मैं उसे। इसलिए चुपचाप बिना कुछ कहे मैं बाहर निकल आया कमरे से। ये सुन अपर्णा हैरान हो गई। लेकिन राम, अपर्णा ने इसके आगे कहना चाहा तो राम ने रोक दिया। राम ने अपर्णा की बात बीच में काट कहा, बस कुछ मत बोलिए भाभी माँ, कल सुबह देखता हूँ क्या कैसे करना। कम से कम आज की रात तो वो चैन से सो ले। आप भी जाकर सो जाए, बहुत रात हो गई है। ये बोल वो आगे बढ़ गया। अपर्णा वहीं खड़ी राम को जाते देखती रही। अपर्णा जाते हुए राम को देख बोली, बहुत से सवाल है राम, जिनके जवाब तुम्हें देने होंगे। मुझे ना सही सिया को तो देने ही है। अपर्णा कुछ देर वही खड़ी सोचती रही, फिर अपने कमरे में आ गई।
कमरे में अपर्णा के पति और राम का बड़ा भाई राज अपना लैपटॉप खोले बैठे थे। राज ने अपर्णा को देख कहा, मिल आए अपने प्यारे देवर से। हम छोटा सा उत्तर देकर अपर्णा बिस्तर पर बैठ गई। अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए राज ने कहा, क्या कह रहा था? अपर्णा ने धीरे ही जवाब दिया, परेशान था वो। पता नहीं दादी माँ ने क्यों उसे इस अनचाहे रिश्ते में बांध दिया। आपने भी कुछ नहीं किया, आपको तो कुछ करना ही चाहिए था। ये सुन राज ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसके पास आकर बैठ गए। उसके हथेली को अपने दोनों हाथों के बीच लेकर कहा, अपर्णा दादी माँ अपनी जबान की कितनी पक्की हैं ये तुम अच्छे से जानती हैं। उन्होंने एक बार जो तय कर लिया सो कर लिया, फिर उन्हें वो करने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर मेहता अंकल भी तो मुश्किल में हैं, इसलिए ये शादी जरूरी थी। अपर्णा हल्की नाराजगी से बोली, लेकिन इस तरह कॉन्ट्रैक्ट की जबरदस्ती की शादी की क्या जरूरत थी? हम मेहता अंकल की मदद तो ऐसे ही कर सकते हैं। राज ने उसे शांत कराते हुए कहा, हाँ कर तो सकते थे, लेकिन दादी माँ ने ही ये शर्त रखी कि मेहता अंकल की बेटी शादी राम से होगी तभी हम उनकी मदद करेंगे, वरना नहीं। लेकिन इस जबरदस्ती की जरूरत ही क्या थी? अपर्णा अब भी असमंजस में थी। अपर्णा तुम तो राम को जानती हो ना, वो कैसा है, इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानता। वो तो मेहता अंकल के डूबते बिजनेस और उनको दिवालिया होने से बचाने के लिए ऐसा किया, साथ ही दादी के प्रेशर में आकर उसने रिया से शादी के लिए हाँ तो कर दी। लेकिन साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट भी बनवाया कि अगर 1 साल बाद दोनों में से किसी को भी कभी भी ये लगे कि वो इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते तो बिना किसी दबाव के एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए दादी माँ ने भी उसकी ये शर्त मान ली, क्योंकि वो तो बस ये चाहती थी कि किसी तरह राम की शादी हो जाए। राज ने पूरी बात अपर्णा को बताई। अपर्णा ने सोचते हुए पूछा, लेकिन फिर एक बात समझ नहीं आई, शादी जब बड़ी बहन रिया से तय थी तो शादी छोटी बहन सिया से कैसे हो गई? ये तो उस बच्ची के साथ भी गलत हुआ। इस पर राज ने कहा, वो इसलिए कि ऐन शादी के वक्त राम ने रिया से शादी करने से इनकार कर दिया। अपर्णा ने हैरानी से कहा, क्या राम ने खुद मना किया? लेकिन क्यों? राज ने कंधे उचका दिए और एक गहरी सांस लेकर कहा, कारण तो उसने किसी को नहीं बताया, और मेहता अंकल की बदनामी ना हो इसलिए। जब अंकल ने अपनी इज्जत का वास्ता देकर छोटी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो राम को मानना ही पड़ा। और दादी माँ तो उससे पहले से नाराज थीं, शादी से मना करने की वजह से, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वसुधा से शादी करनी पड़ी, वरना मेहता अंकल के साथ साथ हम भी कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में होते। अपर्णा ने तुरंत पूछा, और कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसका क्या हुआ? वो किसने साइन किया थे, रिया ने या सिया ने? राज ने उसके गाल को छूकर कहा, वो तो आखिर सिया ने ही साइन किए हैं। जब शादी उसने की है तो साइन भी तो उसी की होगी। अपर्णा ने अफसोस से कहा, इसका मतलब उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपनी मर्जी से शादी से पहले ही अपने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए, और तो और राम को देखे बिना उससे शादी भी कर ली। ये तो बहुत ही बुरा हुआ उस लड़की के साथ। राज ने भी कहा, हाँ बुरा तो हुआ उसके साथ, लेकिन उसके पापा की मजबूरी और कुछ हद तक दादी की जिद दोनों ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। अपर्णा ने चिंता जताते हुए कहा, मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। देखा है मैंने उसे, कितनी प्यारी है, ऐसा लगता है कोई नाजुक सी कांच की गुड़िया हो कि छूते ही कहीं मैली ना हो जाए। ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, सुना है कॉलेज में पढ़ती है। हाँ अभी 18-19 की ही होगी, उससे ज़्यादा की नहीं। राज ने जवाब नहीं। अपर्णा ने परेशानी से कहा, पता नहीं कैसा होगा इनका ये अनचाहा रिश्ता। ये दोनों अनचाही शादी में बंध तो गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो माता रानी ही जाने। लेकिन मैं हमेशा सिया का साथ दूंगी, और माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि ये अनचाहा रिश्ता जन्म जन्म का कभी ना टूटने वाला प्यार का बंधन बन जाए। ये बोल अपर्णा ने ऊपर देखते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। राज ने भी हामी भरते हुए कहा, हम काश ऐसा ही हो, और राम भी खुश रहे अपनी लाइफ में। अपर्णा और राज बातें करते करते सो गए। जारी है ये मेरी नई कहानी, आप लोगों को पसंद आएगी। ये नई कहानी कैसी लगी अपनी समीक्षा में बताना प्लीज़ आप लोग। चटूक शादी का दिन। सिया अभी भी खिड़की पर खड़ी आसमान में खिले चांद को ताक रही थी। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने आज के कुछ घंटे पहले का दृश्य आने लगा, जिसे सोच उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। शादी का दिन, दोपहर का समय। सिया अपने साथ एक छोटा सा ट्रॉली बैग लिए घर के सामने खड़ी थी। वो खुशी से गेट खोल अंदर आए। घर की दीवारें लाइट्स और फूलों की लड़ियों से सज रही हैं। वो चहकते हुए घर के अंदर आती है। घर में शादी की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से हो रही है। उसकी नज़र अपने पापा आकाश मेहता जी पर जाती है। पापा, ये बोल वो दौड़कर उनके गले आ लगती है। मेहता जी मुस्कुराते हुए उसके सिर में हाथ फेरने लगते हैं। उन्होंने ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई मेरी गुड़िया। सिया चहकते हुए बोली, हाँ पापा, दीदी की शादी है तो मैं कैसे नहीं आती, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। उसने नाराज़गी में मुंह बना लिया। मेहता जी ने बड़े प्यार से पूछा, वो क्यों बेटा? सिया मुंह फुलाकर बोली, क्योंकि आपने दीदी की शादी ऐसे अचानक तय कर दी।
ना ही कुछ बताया ना पूछा। उस पर से मेरे एग्जाम्स के बीच में मैं तो किसी रस्म को भी एंजॉय नहीं कर पाए। और मैंने तो दीदी के होने वाले दूल्हे और अपने होने वाले जीजू को भी अब तक नहीं देखा। आपको ऐसी क्या जल्दी थी शादी की पापा? मेरे एग्जाम्स के बाद भी तो हो सकती थी शादी। मैंने तो कितना कुछ मिस कर दिया। मेहता जी थोड़े धीमी आवाज में बोले, लड़के वालों को जल्दी थी बेटा। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ एग्जाम्स कैसे हुए? इस पर सिया चहकते अपने निचले होठों को दांतों तले दबाते हुए बोली, एग्जाम्स एग्जाम्स तो पूछो मत पापा। जब से सुना दीदी की शादी है एक्साइटमेंट में बड़ी मुश्किल से पढ़ाई हुई। वो तो अच्छा हुआ आज मेरा आखिरी पेपर था, वरना मैं दीदी की शादी भी मिस कर देती। मेहता जी ने उसके गाल को छू कर कहा, अरे ऐसे कैसे शादी मिस कर देती? तुम शादी में रहो इसलिए तो आज की डेट पर शादी रखी है। वैसे भी पंडित जी ने 2 दिन पहले या आज का मुहूर्त निकाला था, इसलिए आज की डेट फिक्स कर दी ताकि तुम भी रह सको शादी में। ये सुन सिया की नाराज़गी कुछ कम हुई। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो एग्जामिनेशन हॉल से सीधा एयरपोर्ट गई, इंदौर के लिए फ़्लाइट ली और अब यहाँ आपके सामने हूँ। मेहता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब जाकर कुछ खा लो और आराम करो। सफ़र से आई हो, थक गई होगी। शाम को बारात आ गई तो उसके लिए रेडी भी तो होना होगा। जी पापा, लेकिन मैं पहले दीदी से तो मिल लूँ। सिया बोली, जाओ मिल लो, अपने कमरे में होगी। मेहता जी ने कहा तो सिया दौड़ते हुए कमरे की ओर चली गई। मेहता जी मुस्कुराते हुए उसे देखते रह गए। सिया जल्दी जल्दी में सामने किसी से टकरा गई। उसने देखा तो एक अधेड़ उम्र की महिला ने अपना सिर पकड़कर गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, ये आजकल की लड़कियां देखकर भी नहीं चल सकती, बस तूफान मेल की तरह बिना देखते भागती रहती हैं, जाने कहाँ जाने की जल्दी होती है इन्हें। सिया खुशी से उनके गले लग बोली, बुआ जी। पहले तो वो महिला चौंकी, लेकिन सिया के अलग होते ही उसे देख उनकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से मुस्कुराने लगी। बुआ जी भी प्यार से हुए बोली, अरे मेरे बच्ची तू आ गई, चलो ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। हाँ बुआ जी, बस अभी अभी आई हूँ। सिया बोली। बुआ जी मुंह बिगाड़ कर बोली, ये क्या बात हुई? बहन की शादी में तू मेहमानों की तरह आ रही है। सिया ने उनके गाल खींच कहा, क्या करूं बुआ जी, एग्जाम्स थे, अब दीदी की शादी का मुहूर्त इसी डेट पर निकला तो उसमें मेरा क्या दोष? बुआ जी बोली, हाँ हाँ सब जानती हूँ, किसका दोष? जा जाकर मिल ले रिया से, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। भूख लगी होगी ना? थैंक यू बुआ जी। ये बोल सिया उनके गाल पर प्यार से किस कर भाग गई और बुआ जी उसे मुस्कुराते देखती रहीं। सिया ने कमरे में आते ही कहा, दीदी। रिया ने उसे देख खुशी के कहा, आ गई तू, और उसके गले लग गई। उसकी आंखें अपने आप ही नम हो गई, जिसे उसने हल्के से साफ कर लिया। सिया उससे अलग हो झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, हाँ आ गई। लेकिन ये क्या, आपने शादी की इतनी जल्दी क्यों मचाए? मैंने सारी रस्में मिस कर दी, हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ। रिया ने उसे कंधे से पकड़ कर कहा, मेरी बहना ये सब कुछ हुआ ही नहीं, तो मिस करने का सवाल ही नहीं उठता। सिया ने हैरानी से कहा, क्या यू मीन कोई रस्म नहीं हुई? रिया ने सहजता से कहा, हाँ तेरे जीजा जी को ये सब पसंद नहीं, दिखावा लगता है उन्हें ये सब। हाँ मेहंदी बुआ जी और उनकी दादी कहने पर मैंने लगा ली, शगुन बस और कुछ नहीं। सिया अजीब सा मुंह बनाकर बोली, क्या दीदी रूखी रूखी शादी कर रहे हो आप? इस पर रिया ने खोए हुए कहा, हम कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं हमें। और फीका मुस्कुरा दी। उसे खोया हुआ देख सिया उसे छेड़ते हुए बोली, हे दीदी, कहाँ खो गई? अभी से जीजू के ख्यालों में खोने लगी। ये बोल उसने अपने निचले होठ फिर से दांतों तले दबा लिया। इस पर रिया ने उसे हल्के से झिड़की देते हुए कहा, चुप कर बदमाश, मैं कहीं नहीं खोई, चल तू फ्रेश हो जा फिर कुछ खा लेना। ये सुन सिया ने सिर हिलाया और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसके जाते ही रिया फिर से कुछ सोचने लगी। शाम को तय समय से बारात आ गई थी। घर के सभी लोग दूल्हे का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर ही खड़े थे। वहीं सिया उचक उचक कर दूल्हे को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेहरे की वजह से उसे दूल्हे का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बुआजी की आवाज़ आए, अरे लड़कियों, दुल्हन को कमरे में अकेले छोड़ आए हो? ऐसे अकेले नहीं छोड़ते दुल्हन को, जाओ जल्दी उसके कमरे में। ये सुन सभी लड़कियां दुल्हन के कमरे में जाने लगी। सिया भी मुंह बनाते हुए जाने लगी तो बुआजी उसे रोकते हुए कहा, बेटा तू मेरे साथ चल, एक बार सारा सामान देख ले, मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा सब, अभी पंडित जी भी आवाज लगाने लगेंगे। सिया उन्हें शांत कराते हुए बोली, ओहो बुआजी आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा, मैं हूं ना, चलिए मेरे साथ। सिया बुआजी के साथ चली गई। कुछ देर बाद मेहता जी सिया के पास आए। वो थोड़ा परेशान लग रहे थे। बेटा जरा चलना मेरे साथ, मेहता जी ने कहा। उन्हें परेशान देख सिया बोली, पापा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जयमाला का समय भी हो गया है, आप जाइए, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। मेहता जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटा रुको,
ये सुन सिया के कदम रुक गए। उसने मुड़कर अपने पापा को सवालिया नज़रों से देखा। मेहता जी ने उसका हाथ पकड़ कहा, मेरे साथ चलो बेटा। और उसे बिना कोई बात किए उसे सीधा दुल्हन के कमरे में ले आए, जहां रिया दुल्हन के जोड़े में परेशान सी यहाँ से वहां टहल रही थी। सिया असमंजस से बोली, क्या हुआ पापा, आप मुझे यहाँ ऐसे क्यों ले आए? और दीदी को क्या हुआ? ये चेहरे पर परेशानी कैसी? अरे मुस्कुराए दीदी, जयमाला का समय भी हो रहा है। सिया अभी और भी कुछ बोलती कि मेहता जी उसे बीच में ही रोक बोले, बेटा अब ये शादी तुझे करनी होगी। ये सुन सिया हैरानी से अपने पापा को फिर रिया को देखने लगी। वो लड़खड़ाती जबान से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मेहता जी ने बड़ी ही सरलता से कहा, मैं सच कह रहा हूँ बेटा, ये शादी अब तुझे करनी होगी। इस पर सिया बोली, ऐसा कैसे हो सकता है पापा, कोई मजाक चल रहा है क्या? शादी तो दीदी की है तो फिर मैं क्यों? मेहता जी परेशानी से बोले, क्योंकि राम ने रिया से शादी करने से मना कर दिया है। ये सुन वहीं रिया की आंखों में आंसू झिलमिला गए। सिया तो ये सुन जैसे सन रह गई। उसने खुद को किसी तरह संभाला। ये क्या बकवास है? सिया गुस्से से बोली, अगर शादी करनी ही नहीं थी तो पहले हाँ क्यों की? और बारात लेकर क्यों आए? और ये क्या बात हुई, अब दीदी से नहीं मुझसे शादी करनी है? कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ? मेहता जी उसे समझाते हुए कहा, बेटा उसने मना क्यों किया इसका कारण उसने किसी को नहीं बताया। बहुत पूछा लेकिन वो इस शादी से इनकार कर रहा है। बारात अगर दरवाजे से लौट गई तो बड़ी बदनामी होगी। बड़ी मुश्किल से उसे अपनी इज्जत और मान सम्मान का वास्ता देकर तेरे साथ शादी के लिए मनाया है। अनटाइटल्ड चैप्टर। सिया के तो हाथ पांव फूल रहे थे ये सब सुन। अचानक से शादी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो संभलते हुए बोली, लेकिन पापा मैं ऐसे अचानक शादी, ये कैसे मुमकिन है पापा, आप समझिए ना। मेहता जी उसके आगे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करते हुए बोले, बेटा मेरी इज्जत अब तेरे हाथ है। तू चाहे तो बचा ले चाहे तो उछाल दे। राम तो मान गया है तुझसे शादी के लिए। अब सब कुछ तेरे हाथ में है बेटा। कौन है ये कलयुग का राम, जरा मैं भी तो देखूं, जिसे किसी की मान मर्यादा की कोई परवाह नहीं। ये बोल सिया गुस्से से वहां से जाने लगी तो मेहता जी ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ घुटनों पर बैठ गए। वो रोते हुए बोले, नहीं मेरी बच्ची, इस समय गुस्से से नहीं बल्कि होश से काम ले। बचा ले अपने बाप को इज्जत, साथ ही साथ उसका बिजनेस और रुतबा भी। ये सुन सिया हैरान हो गई और उन्हें उठाती हुई बोली, पापा पहले तो उठिए आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेहता जी बेबसी से बोले, हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ। हमारा बिजनेस, ये शानो शौकत, हमारा घर फैक्ट्री सब नीलाम हो जाएंगे अगर तुमने ये शादी नहीं की तो। तुम्हारे बाप की इज्जत तो उछलेगी ही, साथ साथ हम सड़क पर भी आ जाएंगे। इसलिए ये शादी होना बहुत जरूरी है। सिया नाराजगी से बोली, पापा इतना सब कब और कैसे हुआ? आपने हमें बताया क्यों नहीं? मेहता जी उसे सारी सच्चाई बताते हुए बोले, बेटा हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। मुझे एक प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा लॉस हुआ, इसलिए ये शादी इतनी जल्दी तय हुई। क्योंकि ये शादी एक डील है। दुर्गा देवी जी राम की दादी इसी शर्त पर हमारी मदद करने को तैयार हुई कि मैं अपने बेटी की शादी उनके पोते राम से करवाऊं। ये सुन सिया उन्हें हैरानी से देखने लगी। सिया नाराजगी से बोली, पापा इतना सब कुछ हो गया आपने कुछ भी नहीं बताया। दीदी क्या आप जानती थी कि ये शादी एक बिजनेस डील है? इस पर रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। सिया अपना सिर पकड़ काउच पर बैठ गई। वो हताशा से बोली, सब हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये शादी एक डील के तहत है तो वो राम ऐसे एन वक्त पर मना कैसे कर सकता है? मेहता जी रोते हुए बोले, पता नहीं बेटा, अचानक ही उसने ये शादी करने से इनकार कर दिया। कह रहा है रिया से शादी नहीं करेगा। वो तो बड़ी मुश्किल से उसे तुम्हारे लिए मनाया है। बेटा अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इनकार करना चाहती हो तो कर सकती हो, तुम पर कोई दबाव नहीं है। सिया की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था, वो भी चंद मिनटों में। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पापा के भी आंसू पोंछते हुए बोली, पापा बस अब आप नहीं रोएंगे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझ पर आपका पूरा हक है पापा। आप मेरे जन्मदाता हैं। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ। ये तो फिर भी शादी है। ये बोल सिया ने रिया की ओर देखा जो अपनी भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। ये सुन मेहता जी को थोड़ी राहत हुई। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ। रिया बेटा अपना शादी का जोड़ा सिया को दे दो। जी पापा। रिया ने सिर हिलाया। मेहता जी इतना बोल कमरे से बाहर आ गए। रिया ने अपना जोड़ा उतार कर कपड़े चेंज किए और वो शादी का जोड़ा सिया ने पहन लिया। बहुत सुंदर लग रही हो, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने दुखी स्वर में कहा, माफ कर देना दीदी, मेरी वजह से आपकी शादी टूट गई। रिया ने उसे समझाते हुए कहा, पागल है क्या, माफी की क्या जरूरत है, मैं कौन सा उसके प्यार में मरी जा रही हूँ। वैसे भी ये शादी एक डील है, चाहे तेरी हो या मेरी क्या फर्क पड़ता है। सिया गंभीरता से बोली, फर्क तो पड़ता है ना दीदी,
डील ही सही, लेकिन शादी तो पहले से तय थी ना। आपने इस शादी को लेकर अब तक जाने कितने सपने संजोए होंगे। मेरी वजह से सब टूट गए। रिया ने उसे समझाते हुए कहा, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये तो किस्मत का खेल है। अब तू ये सब बातें अपने मन से निकाल और जल्दी से रेडी हो जा। रिया उसकी चुनरी फिक्स करने लगी। सिया आईने में से उसे देख मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ दीदी, आप चाहे कुछ ना कहो, चाहे ऊपर से कितना भी खुश दिखाओ अपने आप को, लेकिन अंदर से तो तकलीफ हुई ही होगी आपको। आपका दिल तो दुखा ही होगा। आपका दिल दुखाने वाले को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मिस्टर रामकुमार, ये शादी कर तुम बहुत पछताओगे। सिया अपने ख्यालों में ही थी कि तभी कमरे में मेहता जी आए। उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। मेहता जी ने पेपर्स सिया के आगे रखते हुए कहा, बेटा इन पर साइन कर दो। सिया ने पूछा, ये कैसे पेपर्स हैं पापा? रिया भी उन्हें प्रश्नसूचक दृष्टि से देखने लगी। मेहता जी बोले, बेटा अपने पापा पर भरोसा है ना? ये सुन सिया ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। मेहता जी ने उसे पेन पकड़ाते हुए कहा, तो बिना कुछ पूछे साइन कर दो बेटा। ये सुन सिया ने बिना वो पेपर्स पढ़े जल्दी से साइन कर दिए। ये देख मेहता जी मन ही मन बोले, मुझे माफ़ कर देना बेटा, ये शादी के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि राम तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जीवन साथी साबित होगा, और ये अनचाहा शादी का बंधन एक दिन जन्म जन्म का बंधन बन जाएगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम हमेशा खुश रहो। जितना मैं राम को जान पाया हूं वो बहुत ही नेक दिल और सुलझा हुआ इंसान है। लीजिए पापा, हो गए साइन। सिया की आवाज़ पर मेहता जी की तंद्रा टूटी और वो कमरे से बाहर जाने लगे। फिर दरवाजे पर आकर रुक गए, पलट कर बोले, बेटा मैं लड़कियों को ऊपर भेज रहा हूं तो घूंघट डलवाकर नीचे भेज देना। तुम समझ रही हो ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? उन्होंने रिया को देख बोला। तो रिया ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। बख्शी जी चले गए। कुछ देर बाद लड़कियां आए और सिया को लेकर चली गई। सीढ़ियों से उतरती सिया पर राम की नज़र गई। घूंघट की वजह से उसके सिर्फ होठ ही दिखाई दे रहे थे और होठों के ठीक नीचे खूबसूरत सा तिल। उस तिल में राम मानो खोसा गया। वो सिया के खूबसूरत होठ और तिल को ही एकटक निहारने लगा। सिया को स्टेज पर लाया गया। उनकी जयमाला हुई। उसके बाद शादी दूसरी रस्में, मंत्र और फेरे पड़े गए। राम ने मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाकर सिया को अपनी पत्नी बना लिया। विदाई के समय सिया का एक आंसू नहीं गिरा। वो ठगी सी सब रस्में होते देखती रही। रिया और बुआजी से मिलने के बाद वो अपने पापा के गले लगी। मेहता जी उसके सिर पर हाथ रख बोले, मैं जानता हूँ बेटा तुझे यही लग रहा होगा कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरा मन कहता है कि इससे अच्छा रिश्ता तेरे लिए और मिल ही नहीं सकता था। राम बहुत अच्छा इंसान है बेटा, उसे आहिस्ता आहिस्ता जानने की और समझने की कोशिश करना, फिर देखना तुम्हारा अचानक जुड़ा रिश्ता एक अटूट बंधन बन जाएगा। मेरी ये बात हमेशा ध्यान में रखना बेटा, बहुत ही संयम और समझदारी से काम लेना होगा तुम्हें। मेहता जी सिया को समझाने लगे। उसके बाद वो राम के पास आकर हाथ जोड़कर बोले, मेरी बच्ची बहुत मासूम है बेटा, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। राम ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, मैं ख्याल रखूंगा, आप चिंता ना करें। ये सुन मेहता जी को कुछ तसल्ली सी हुई। मेहता जी ने सिया को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी चल पड़ी अपने गंतव्य की ओर। वर्तमान समय, सिया यही सब सोचती रात भर खिड़की पर ही खड़ी रही। रात से सुबह हो गई। पंछियों का शोर भोर के आगमन का इशारा दे रहा था। सिया ने आलस में अंगड़ाई ली और अपनी चुनरी उतार नीचे फेंकी, फिर बिस्तर पर लेट गई। थके होने की वजह से उसे तुरंत ही नींद आ गई। कुछ देर बाद राम आहिस्ता से कमरे में आया तो उसकी नज़र नीचे जमीन पर पड़ी चुनरी पर गई। उसने चुनरी उठाई और बेड पर रख दी। उसकी नज़रें बेड पर दुल्हन के जोड़े में सो रही सिया पर गई। इस समय उसके चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव उसके पास आया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। उसकी नज़र उसके होठों और उसके नीचे के खूबसूरत तिल पर एक बार फिर ठहर गई। राम हल्का सा झुका और उसके गालों पर आ रही लटों को अपनी उंगलियों से हल्के से पीछे किया। सिया नींद में ही कुनमुनाई तो राम तुरंत पीछे हो गया। उसने सिया को ब्लैंकेट ओढ़ाया, बड़ी का टेम्परेचर सेट किया, फिर अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आया। सिया अभी भी सो रही थी। उसने एक नज़र उस पर डाली, फिर अपना सिर झटक कमरे से बाहर आ गया। जारी है, क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट की शादी का अंजाम, जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट बताएं कैसी लगी स्टोरी। चफोट नई दुल्हन। राम कमरे से निकलकर नीचे आया। वो घर से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से एक रौबदार आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? आवाज़ सुन बाहर जाते राम के कदम थिटके। उसने पलटकर देखा तो उसकी दादी दुर्गा देवी जी खड़ी थी, एक रौबदार महिला जिनके चेहरे पर अपने रुतबे, ऊंचे और अमीर खानदान का घमंड साफ नजर आ रहा था। कुछ पूछा है मैंने, राम? उन्होंने ने दोबारा कहा। राम ने सहजता से कहा, दादी माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दुर्गा देवी अपनी कड़क आवाज में बोली, ऑफिस? तुम शायद भूल रहे हो कि कल ही तुम्हारी शादी हुई है।
इस पर राम ने खींच कर कहा, ओ प्लीज़ दादी माँ, मैंने कर लिया ना वो जो आपने चाहा, आपके कहने से शादी कर ली ना मैंने, तो बस अब इससे आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। राम को ऐसे चिढ़ते देख वो सख्त आवाज़ में बोली, राम, ये क्या तरीका है अपनी दादी माँ से बात करने का? सॉरी दादी माँ, राम ने सिर झुका लिया। दुर्गा देवी जी उसे घूरते हुए बोली, और शादी कर ली बस? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सिर्फ शादी करने तक ही तुम्हारा रोल है क्या बेटा? तुम्हारी शादी इसलिए नहीं कराई कि शादी के दूसरे दिन ही तुम अपनी पत्नी को छोड़ ऑफिस चले जाओ। इस पर राम ने जवाब दिया, दादी माँ आप तो अच्छे से जानती हैं ना इस शादी की असलियत, तो फिर ये दिखावा किस लिए? आपने ज़बरदस्ती करके मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन अब रिश्ता निभाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। राम अपनी बात कह जाने लगा। दुर्गा देवी फिर भी पीछे से बोलती रही, राम शाम को तुम्हारी पत्नी की मुंह दिखाई की रस्म है और उसमें तुम्हें रहना होगा। माँ राम ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा और बिना कोई जवाब दिए बाहर आ गया। बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में बैठ ऑफिस चला गया। दुर्गा देवी वहीं खड़ी देखती रह गई। दादी माँ, अपर्णा की आवाज़ पर दुर्गा देवी ने उसकी ओर देखा। अपर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ, आप आइए नाश्ता कीजिए और राम की चिंता मत करिए, वो आ जाएगा टाइम से। आप तो जानती हैं ना उसे, आपकी बात कभी नहीं टालता। ये सुन दुर्गा देवी जी ने भी मुस्कुरा दिया और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गईं। अपर्णा ने उनके लिए चेयर खींची और बड़े ही आदर के साथ चेयर पर बैठाया। उनके आगे प्लेट रख नाश्ता लगाने लगी। अपर्णा तुम्हारी देवरानी उठ गई, अगर नहीं उठी तो जाकर उठाओ और उसे इस घर के तौर तरीके सिखाओ। बताओ उसे कि इस घर में बहुएं कैसे रहती हैं। दुर्गा देवी ने नाश्ता करते हुए कहा। अपर्णा ने हिचकिचाते हुए कहा, दादी माँ अगर आप इजाज़त दे तो आपसे एक बात पूछूं। दुर्गा देवी जी ने अपर्णा के चेहरे के भाव देख कहा, यही ना कि ऐसे शादी की क्या ज़रूरत थी? जी, अपर्णा ने आहिस्ता से कहा। दुर्गा देवी ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। वो बोली, क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि मेरा पोता ऐसे जिंदगी भर अकेला रहे। तुम तो जानती ही हो ना, वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था, इसलिए ज़बरदस्ती करनी पड़ी। पता नहीं शादी के नाम से क्यों नफरत है उसे, और कुछ मेहता जी की मजबूरी भी थी। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात हुई कि अनवक्त पर रिया से शादी ना करने की जिद पकड़ ली इसने। ये तो बड़ी मुश्किल से सिया के लिए मनाया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन हो जाने के बाद। अपर्णा ने फिर हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन दादी माँ ये तो सिया के साथ गलत हुआ ना, उसने तो राम को देखा तक नहीं है। बिना जाने बिना समझे एक अजनबी से शादी कर ली उस लड़की ने, वो भी अपने पापा के लिए। इस पर दुर्गा देवी जी बोली, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जानती हूँ उसके साथ ये शादी होना गलत है, लेकिन कहीं न कहीं मेरा मन कह रहा है ये जो कॉन्ट्रैक्ट की अनचाही शादी है वो एक दिन अटूट बंधन बन जाएगा। सिया को तो मैं इतना नहीं जानती, लेकिन जो लड़की अपने पापा के लिए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला एक पल में ले सकती है, वो मेरे राम की खुशियों के लिए क्या नहीं कर सकती? वो मेरे राम को भी बदल सकती है। तुम देखना अपर्णा, एक दिन जरूर आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बुरा तो मेरा राम भी नहीं है। सारी बात सुन अपर्णा के साथ साथ राज भी मुस्कुराने लगा। राज ने भी सहमति जताते हुए कहा, शायद आप ठीक ही कह रही हैं दादी माँ। दुर्गा देवी ने सिर हिलाया और फिर दोनों नाश्ता करने लगा। दुर्गा देवी जी ने नाश्ता करते हुए ही कहा, अपर्णा जाओ जाकर देखो सिया रेडी हुई या नहीं। जी दादी माँ, अपर्णा ने हाँ में सिर हिला दिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। अपर्णा ने कमरे के दरवाजे को हल्का खटखटाया। आ जाए। अंदर से सिया की धीमी और प्यारी सी आवाज़ आई। अपर्णा ने अंदर आकर देखा तो सिया नहाकर रेडी थी, लेकिन उसने लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था। अपर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो नहाकर रेडी भी हो, और मैं सोच रही थी थकी होगी इसलिए अब तक सो रही हो। ये सुन सिया ने अपर्णा को नजरें उठाकर देखा। उनने धीमे से कहा, जी मैं सो तो रही थी, फिर एकदम से नींद खुल गई और टाइम देख लगा कहीं देर ना हो जाए इसलिए नहा भी लिया। अपर्णा ने उसे नीचे से ऊपर देखते हुए पूछा, लेकिन तुमने ये लोअर और टी शर्ट क्यों पहन ली? मतलब? सिया ने नासमझी से कहा। अपर्णा ने उसे समझते हुए कहा, मतलब कि तुम नई नवेली दुल्हन हो, इस घर की बहू हो, तो तुम्हें उस हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए ना। इस पर सिया ने सिर झुकाकर कहा, जी मैं समझ गई आपके कहने का मतलब, लेकिन आप तो जानती हैं कि ये शादी कैसे एकदम अचानक से हो गई और मेरे बैग में तो बस जीन्स, स्कर्ट और ड्रेसेस वगैरह हैं, तो मैंने यही पहन लिया। अपर्णा ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कपड़े अभी आ जाते हैं। वैसे भी दादी माँ ने आने वाली बहू के लिए सारी तैयारी पहले से कर रखी है। ये बोल अपर्णा ने वहीं रखा इंटरकॉम उठाया और किसी को फ़ोन लगाया। कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर फ़ोन रख दिया। अपर्णा ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, अभी आ जाएंगे तुम्हारे कपड़े और बाकी का ज़रूरी सामान भी। ये सुन सिया ने बस एक नज़र अपर्णा को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। अपर्णा ने उसे चुप देख पूछा, सिया तुम हमेशा से ही बहुत कम बोलती हो या यहीं आकर चुप हो गई हो? ये सुन सिया फिर से अपर्णा को देखने लगी, लेकिन कुछ कहा नहीं।
अपर्णा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन की हालत। उथल पुथल मची होगी ना तुम्हारे अंदर बहुत। जिस तरह से ये शादी हुई आसान नहीं है यूं किसी अजनबी को अपना पति एक्सेप्ट कर लेना, और फिर जिसे देखा भी ना हो। आजकल तो लिव इन का जमाना है, फिर भी तुमने ऐसे शादी कर ली, बड़ी ही हिम्मत का काम किया है। मैं समझती हूँ हर लड़की के मन में अपने पति को लेकर कुछ सपने होते हैं, लेकिन तुम्हें मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे राम से अच्छा जीवनसाथी और कोई नहीं हो सकता। बस तुम्हें उन्हें समझने की देर है। उन्हें समझने की कोशिश करो, धीरज और संयम बनाकर रखो तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमारे देश में 90% शादियां तो अरेंज मैरिज ही होती है। क्या पता साथ रहते रहते तुम दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाए। ये सुन सिया उन्हें बड़ी बड़ी आंखें कर देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख अपर्णा ने कहा, अरे ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रही हूँ, दिल का हीरा है मेरा देवर। एक बार कोई उसके मन में बस गया तो उस पर जान छिड़कने लगता है अपनी। सबकी परवाह करता है। हाँ, थोड़ा गुस्सैल है लेकिन दिल का बहुत ही कोमल। साथ रहोगी तो सब जान जाओगी। और इस घर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या मन में कोई बात आए तो मुझसे दिल खोलकर बिना किसी झिझक के बात कर सकती हो। मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझो। अपर्णा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ तो सिया उसके गले लग बोली, थैंक यू भाभी। थैंक यू। जब से आई हूं तब से ही एक अजनबीपन सा लगा मुझे, लेकिन आपको देखकर, आपसे बात करके थोड़ी हिम्मत मिली। ये सिया की आंखों से 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। अपर्णा प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। उसी समय दरवाजे पर नॉक हुआ। दोनों अलग हुई और दरवाजे की ओर देखने लगी। अंदर आ जाओ, अपर्णा ने कहा तो 2 लड़कियां अपने दोनों हाथों में खूब सारे सूट और साड़ियां हैंगर स्टैंड में लेकर आए। सिया हैरानी से देखने लग गई। एक और लड़की आई जिसके हाथ में मेकअप और कॉस्मेटिक्स का सामान था। सारा सामान कमरे में रखकर वो लोग चले गए। अपर्णा ने सिया को आगे कर कहा, देखो और अब डिसाइड करो कि क्या पहना है। सिया ने सारा सामान देख कंफ्यूजन से कहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप ही बताइए भाभी कि क्या पहनूं। ये सुन अपर्णा ने मुस्कुराते हुए साड़ियों में से एक लाल कलर की साड़ी निकाली और वसुधा पर लगाते हुए बोली, वैसे तो तुम्हें अपने पति के पसंद का कुछ पहनना चाहिए, लेकिन अभी ये लिए ये पहनो और शाम के लिए ये वाला लहंगा। ओके, शाम को मुंह दिखाई की रस्म है। ये बोल अपर्णा ने एक मैरून कलर का लहंगा भी निकाल कर रख दिया। सिया अब भी साड़ी हाथ में लिए खड़ी थी। क्या हुआ, जाओ जल्दी से पहन कर आओ, अपर्णा ने कहा। सिया ने धीमे से कहा, मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। ये सुन अपर्णा मुस्कुराए और उसके हाथ से साड़ी लेकर बोली, कोई बात नहीं, लाओ अभी मैं पहना देती हूँ, तुम बाद में सीख लेना। इस पर सिया ने सिर हिलाया। अपर्णा सिया को साड़ी पहनाने लगी। साड़ी बांधने के बाद उसे आईने के सामने खड़ा करके बोली, आज के बाद अपनी मांग कभी खाली मत रखना, हमेशा सिंदूर लगाकर रखना, वरना दादी माँ नाराज हो जाएंगी। वैसे भी एक सुहागन की मांग कभी खाली नहीं होनी चाहिए, समझ गई? अपर्णा ने प्यार से कहा। हम सिया ने आहिस्ता से कहा और सिंदूर की डिबिया उठाकर अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। कितनी प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे, अब लग रही हो ना नई नवेली दुल्हन। चलो नीचे चले, अपर्णा ने प्यार से कहा और दोनों नीचे आ गई कि उसकी मासूमियत खोए। हम तुम सही कह रहे हो, सच में बहुत मासूम है वो, उसे बहुत ही संभालना होगा, तुम्हें बहुत संभाल कर निबाह करना होगा। अपर्णा बोली तो राम फिर से सिया की बातों को याद कर मुस्कुराने लगा। जारी है, देखा भी नहीं है, 2 दिन हो गए हैं मुझे इस घर में आए हुए, पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं आपके देवर जी। सिया अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी और अपर्णा उसे हैरानी से देख रही थी। सिया को जब एहसास हुआ कि वो क्या बोल रही है तो वो अचानक से चुप हो गई। उसने अपर्णा को देख बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, सॉरी भाभी। जारी है, चैट पग फेरा। राम और सिया गाड़ी में आकर बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। राम तो अपने फ़ोन में नज़रें गड़ाकर बैठ गया, लेकिन सिया की नज़रें राम पर ही थी। राम को जब उसकी नज़रें खुद पर महसूस हुई तो वो बिना उसकी ओर देखे फ़ोन में देखते हुए ही बोला, कुछ कहना चाहती हो? ये सुन सिया चौंकते हुए बोली, जी। राम ने नज़रें उठाकर ऊपर देखा तो उसकी नज़रें सिया की नज़रों से जा मिली। उसकी मासूम निश्चल आंखों में राम को ढेर सारे सवाल नजर आए। राम ने उसकी आंखों में देख पूछा, कुछ कहना है? राम से नज़रें मिलते ही सिया ने तुरंत नज़रें नीची कर ली और घबराहट में अटकते हुए बोली, नहीं, हम। राम ने बड़ी सहजता से कहा और फिर से अपना फ़ोन देखने लगा। उसे देख सिया मन ही मन सोचने लगी, पूछना तो बहुत कुछ है मिस्टर रामकुमार। आपसे ये पूछना है कि आपने मेरी दीदी से शादी के लिए अचानक इनकार क्यों कर दिया? अगर इनकार करना ही था तो पहले पापा की हेल्प का दिखावा क्यों किया? आपने मेरी दीदी का अपमान किया है। ना आप शादी से इनकार करते, ना मेरे पापा इतनी मुश्किल में फंसते और ना ही मुझे ये अनचाही शादी करनी पड़ती। और अब ऐसे भोले बनकर बैठे हैं जैसे कि कितने शरीफ इंसान हो। लेकिन आपकी आंखों में देख जाने क्यों डर लग रहा है।
राम भी मन ही मन सिया के बारे में सोचने लगा, अजीब ही लड़की है, कल तो अजनबी समझकर मुझे ऐसे धमका कर कमरे से बाहर निकाला जैसे मैं कोई गुंडा हूं और ये पुलिस वाली। और अब जबकि जान गई है कि मैं कौन हूं, तो घबरा क्यों रही है? कितने सवाल है इसकी आंखों में, लेकिन फिर भी चुप बैठी है। क्या ये सच में डर रही है या सिर्फ डरने का दिखावा कर रही है? और मुझसे डरने की अब क्या वजह हो सकती है? कुछ देर बाद वो लोग सिया के घर पहुंचते हैं और गाड़ी घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। सिया अपनी साड़ी संभाल गाड़ी से बाहर आई। उसके पापा और रिया उसे बाहर ही मिल गए जो उन्हीं के स्वागत के लिए खड़े थे। अपने पापा को देख सिया खुशी से उनके गले लग गई। पापा, ये बोल सिया की आंखें भर आए और गला रूंध गया। मेहता जी की भी आंखों में नमी उतर आई। वो उसका सिर सहलाने लगे। बोला तो उनसे भी कुछ नहीं जा रहा था। सिया अपने पापा से अलग हुई और रिया के गले लग गई। मेहता जी को देख राम भी गाड़ी से बाहर आया। उसने मेहता जी के पैर छुए तो उन्होंने उसे भी अपने गले से लगा लिया। मेहता जी ने कहा, चलो बेटा अंदर चलो। नहीं, मेरी एक जरूरी मीटिंग है इसलिए मैं चलता हूँ, राम ने मना करते हुए कहा। ये सुन रिया और मेहता जी उसे देखने लगे। मेहता जी बोले, ऐसे कैसे? शादी के बाद दामाद पहली बार घर आया है, ऐसे थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। राम मुस्कुराते हुए बोला, प्लीज़ मेरे साथ ये दामाद वाली फॉर्मेलिटी मत कीजिए अंकल, और मेरी सच में ज़रूरी मीटिंग है। मैं शाम को आता हूँ ना प्लीज़, तब आराम से बैठूंगा। इस पर सिया भी आहिस्ता से बोली, जी पापा ये सच कह रहे हैं, इनकी कोई मीटिंग है। उसकी बात सुन राम उसे देखने लगा। मेहता जी बोले, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन एक शर्त पर। ये सुन सभी उन्हें देखने लगे और राम भी उन्हें देख कुछ सोचने लगा। मेहता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि मैं दामाद वाली फॉर्मेलिटी ना करूँ तो तुम भी मुझे अंकल नहीं बल्कि पापा कहोगे। राम ने भी हाँ में सिर हिलाकर कहा, ओके। मेहता जी खुशी से बोले, गुड। राम एकदम से बोला, अच्छा ठीक है अंकल। ये सुन मेहता जी ने राम को आंखें छोटी करके देखा। राम ने बात संभलते हुए कहा, आई मीन पापा। मेहता जी मुस्कुराते हुए बोले, हम अब ठीक है, अब तुम जाओ। राम सिया को देखते हुए अपनी गाड़ी में बैठ चला गया। जाते समय उसकी नज़रें सिया पर ही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। सिया कुछ देर राम को जाते देखती रही, फिर अपनी दीदी और पापा के साथ घर के अंदर आ गई। बेटा तू ठीक तो है ना, वहाँ सब कैसे हैं? मेहता जी ने प्यार से पूछा। इस पर सिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, और वहाँ सब अच्छे हैं। ये सुन मेहता जी को कुछ तसल्ली हुई। तभी बुआ जी ने आते हुए कहा, अच्छा चलो नाश्ता कर लो। बुआ जी, सिया प्यार से बुआ जी के गले लगकर बोली। बुआ जी ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, मेरी बच्ची, ठीक है तू चल कुछ खा ले। इस पर सिया बोली, नहीं बुआ जी, नाश्ता तो मैं करके आई हूँ, आप लोग बैठिए ना, मुझे आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी है। सिया ने सबको बैठ अपने पास ही बैठा लिया। बुआ जी ने अचानक से पूछा, और बता बेटा, ऋषि ने कुछ बताया कि उसने अचानक से शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया था, और फिर तेरे लिए कैसे मान गया? ये सुन सभी बुआ जी और सिया को देखने लगे। बुआ जी हैं तो दिल की अच्छी, लेकिन खरी खरी बोलने की उनकी आदत कई बार लोगों का दिल दुखा जाती। बुआ जी शंका जताते हुए बोली, अरे तुझे तो बता ही दिया होगा, अब तो तू पत्नी है उसकी, कुछ ना कुछ तो बात हुई ही होगी। ये सुन सिया ने बिना बोले सिर्फ ना में गर्दन हिला दी और उसके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला हो? बुआ जी ने फिर से तीर छोड़ा। मेहता जी ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, दीदी ये कैसी बातें कर रही हो आप? कोई और क्या बात हो सकती है जो आप ऐसे गॉसिप कर रही हो? बुआ जी मुंह बना के बोली, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी बहन को देखते ही उसकी खूबसूरती देख राम का दिल उस पर आ गया हो और उसने बड़ी बहन से शादी से इनकार कर दिया हो। बुआ जी एकदम से बोल गई। ये सुन मेहता जी गुस्से से बोले, दीदी ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अगर घर वाले ही ऐसा कहेंगे तो बाहर वालों की तो ज़रूरत ही क्या है कुछ कहने की? बुआ जी फिर मुंह टेढ़ा कर बोली, अरे मैंने क्या गलत कहा, बस जो संभावनाएं हैं वही तो पूछा। आखिर हमें पता तो होना चाहिए कि उसने शादी से इनकार किया क्यों। मुझे और तो कोई वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि जब तक सिया नहीं आई थी तब तक सब ठीक था। ये शादी वाले दिन आए और उसी दिन लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। जरूर उसकी नज़र इस पर पड़ी होगी, देखते ही पसंद कर लिया होगा और शादी से मना कर दिया। लोग तो यही कहेंगे कि छोटी बहन ने ही बड़ी बहन का घर बसने ही नहीं दिया। बुआ जी अपने जहर बुझे तीर चलाने लगी और ये सुन सिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया ने सिया को संभालते हुए कहा, बुआ जी ये आप क्या कह रही हैं? पहल बात तो ऐसा कुछ नहीं है, इसने तो राम को देखा तक नहीं था, और अगर ऐसा हुआ भी है तो इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं अगर राम ने इसे पसंद किया तो। बुआ जी कुछ और कहती उसके पहले ही मेहता जी गुस्से से बोले, बस दीदी बहुत हो गया, मेरी बच्चियों पर उंगली उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उन्हें बातें सुनाने की। अगर आपको यही सब करना है तो मैं आपकी टिकट करा देता हूँ, आप अपने घर जाए।
सुमित से मैं बात कर लूँगा। इतना बोल मेहता जी गुस्से से अपने कमरे में चले गए। रिया भी सिया को लेकर कमरे में चली गई और बुआ जी वहीं खड़ी रह गई। रिया ने कमरे आकर सिया को बैठाया और उसके आंसू पोंछ बोली, सिया रोना बंद करो, तुम तो बुआ जी को जानती हो ना वो कैसी हैं। उनकी बस जुबान कड़वी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। हमसे कितना प्यार करती हैं वो। सिया ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन दीदी मैं सच कह रही हूँ। मैं राम से इससे पहले कभी नहीं मिली। मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं था, आप तो जानती हैं ना। मेरी इसमें कोई गलती नहीं। रिया प्यार से उसका सिर सहला बोली, हाँ मैं सब जानती हूँ। अब शांत हो जा और रोना बंद कर। सबसे पहले मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया। मैं क्या तुझे नहीं जानती कि मेरी बहन कैसी है? तो रो मत प्लीज़। इस पर सिया ने सिसकियाँ लेते हुए पूछा, दीदी अगर बुआ जी ऐसे सोचती हैं तो और लोग भी तो यही सोचते होंगे, है ना? रिया उसे समझाते हुए कहा, बच्चे कोई क्या सोचता है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम तो बस अपने आने वाले कल को संवारो। राम को जानने की समझने की कोशिश करो। वो अब तुम्हारा पति है, समझी? तो इस रिश्ते पर ध्यान दो, लोगों की सोच पर नहीं। ये सब बातें अपने मन से निकाल दो और मेरे लिए कोई गिल्ट अपने मन में मत रखना। मैं खुश हूँ तुम दोनों के रिश्ते से। कैसे दीदी, कैसे? बोलिए, सिया ने कहा। फिर अपने आंसू पोंछ हल्की नाराजगी से बोली, ये सब उस राम की वजह हुआ है। उसकी वजह से हम सब की जिंदगी ऐसे राह पर आकर खड़ी हो गई है कि आज लोगों की उंगलियां हम पर उठ रही हैं। रिया ने तुरंत उसे बीच में टोकते हुए कहा, नहीं सिया, अपने मन में राम के लिए कोई गलत बात मत लाना। वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पापा की बहुत मदद की है और शादी की शर्त भी उनकी दादी की थी, उनकी नहीं। और वो अपने दादी की बात को मना नहीं कर सके। देख राम, तेरा भविष्य है, इसलिए उनके लिए अपने मन में कोई गुस्सा और घृणा मत लाना। उनकी ओर से अपना दिल मैला मत करना, क्योंकि शादी जन्मों का रिश्ता होता है। रिया ने उसे समझाया, लेकिन सिया मन ही मन बोली, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती दीदी। उनसे नफरत है या नहीं ये नहीं जानती, लेकिन प्यार तो कभी नहीं होगा। और फिर आप चाहे कितना भी ना कहें, लेकिन मैं जानती हूँ कि शादी तय हो जाने के बाद एक लड़की अपने होने वाले पति को लेकर मन में जाने कितने सपने बुनती है, कुछ भावनाएं तो आ ही जाती है। और राम ने आपके उन्हीं सपनों को तोड़ा है। आपके टूटे सपनों के ढेर पर मैं अपना घर कैसे बसाऊं दीदी? नहीं माफ़ कर सकती मैं उस घमंडी को। दोनों बहनें वहीं कुछ देर बैठे बैठे बातें करने लगी। राम का दोस्त। इधर ऑफिस में राम अपनी मीटिंग खत्म कर अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों के आगे बार बार सिया का चेहरा आ जाता। चाहकर भी वो उसको अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रहा था। सिया की रात की बातें याद कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी समय उसके केबिन का डोर खुल कोई अंदर आया। राम ने नज़रें उठा के देखा तो उसी की ही उम्र का एक लड़का अंदर आया। उसने आते ही बिना कुछ सोचे राम के मुंह पर एक पंच मार दिया। आउच! राम के मुंह से निकला। सामने खड़ा लड़का उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। राम मुंह पर हाथ रख बोला, अबे साले पागल हो गया है क्या? लग गई यार, अच्छा है जो लगी, अभी तो और 2-3 पंच मारने हैं मैंने। वो लड़का आगे बढ़ते हुए बोला। राम उसे रोकते हुए बोला, रुक जा यार, क्या जान लेकर रहेगा मेरी? हुआ क्या है? वो लड़का राम की कॉलर पकड़कर बोला, ये तू मुझसे पूछ रहा है साले? ये भी मैं बताऊं? तूने शादी कर ली, और वो भी मुझे बिना बताए। अपने सबसे अच्छे दोस्त को भूल गया तू। तू और पूछ रहा है हुआ क्या है? कैसा दोस्त है तू? राम मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो इसलिए नाराज है तू? और नहीं तो क्या, मेरे बिना तूने शादी कैसे कर ली? इतनी भी क्या जल्दी थी? वो लड़का उसकी कॉलर पकड़ उसे घूरते हुए बोला। राम ने उससे अपना कॉलर छुड़ाया और चेयर पर बैठते हुए बोला, यार संजू, जल्दी मुझे नहीं, दीदी माँ को थी। और तू तो जनता है दादी माँ को, उनकी जिद को। उन्हें कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं भी नहीं, और वैसे भी मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये है सनी सिंघानिया, राम का सबसे करीबी दोस्त। सनी भी उसकी सामने की चेयर पर बैठते हुए बोला, तू क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं तो अच्छी तरह से जानता हूं कि तू लड़कियां और प्यार से दूर ही रहता है, फिर ये शादी? राम ने चिढ़ते हुए कहा। बोला ना, ये शादी दादी माँ की जिद है, और किसी को मुश्किल से निकालने के लिए भी ये शादी करनी पड़ी। सनी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, देख मेरी अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सब सिर के ऊपर से जा रहा है। तो तू जरा विस्तार से सारी कहानी सुनाएगा? ये सुन राम ने उसे सारी सच्चाई बता दी। सारी बात सुनने के दौरान सनी के चेहरे पर कितने ही भाव आए और गए। राम सब कुछ सुना चुप हुआ। सनी थोड़े हैरानी के भाव से पूछा, मतलब तूने किसी को नहीं बताया कि तूने शादी से इनकार क्यों किया? राम ने सिर हिलाया और बेफिक्री से कहा, मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। इस पर सनी ने पूछा, लेकिन तूने इनकार किया क्यों मेरे यारा? राम ने उसे घूरते हुए कहा, ये मैं तुझे भी बताना जरूरी नहीं समझता। सनी कंफ्यूजन से बोला, और ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट की शादी का क्या माजरा है यार? इसकी क्या जरूरत थी? ये तो जरूरी था उसके लिए। ये इसलिए किया क्योंकि सिया बहुत छोटी है, वो अभी पढ़ रही है।
ऐसे अचानक शादी होना उसके लिए भी शॉकिंग है। फिर उसके पापा की हेल्प भी करनी थी और दादी की शर्त भी पूरी करनी थी। सोचा कल को वो अगर इस अनचाहे रिश्ते में ना रहना चाहे तो उसके लिए आसानी होगी। मैं किसी को अपने साथ जबरदस्ती बांध कर नहीं रखना चाहता। सनी ने अपनी आईब्रो मिलाते हुए कुछ सोचने के अंदाज में कहा, और अगर इस 1 साल में उसे तुझसे प्यार हो गया तो? इस पर राम विश्वास से बोला, ऐसा नहीं हो सकता। सनी ने सवाल किया, ये तू इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं उसके लिए अजनबी हूँ। प्यार होने के लिए एक दूसरे को जानना समझना जरूरी होता है। और उसे तो आज तक ये भी नहीं पता था कि मैं हूँ उसका पति हूँ जिससे उसकी शादी हुई है। उसे तो आज सुबह ही पता चला कि उसकी शादी मुझसे हुई है। इतना बोला राम टेढ़ा मुस्कुरा दिया। सनी ने उसे समझाते हुए कहा, यार ये इंडिया है, लंदन नहीं। यहाँ लड़की की अगर किसी से सगाई भी हो गई तो वो उसके संग जीवन के सपने बुनने लगती है। और तूने तो शादी की है यारा। साथ रहते रहते क्या पता प्यार भी हो जाए। ये इंडियन लड़कियां ना बड़ी इमोशनल होती हैं अपने हर रिश्ते को लेकर, फिर ये तो शादी है। और तू भूल गया मेरे दोस्त, यहाँ 90% शादियाँ अरेंज मैरिज ही होती है, जहाँ लड़का लकड़ी पहले तो अजनबी ही होते हैं। प्यार तो बाद में होता है उनमें, सुहागरात के बाद। ये बोल उसने राम को एक आंख मारी। राम हल्के गुस्से से बोला, तू अपनी बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझा तू? सनी अचानक उसकी आंखों में देख कहा, और अगर तुझे उससे मोहब्बत हो गई तो? ये सुन उसकी आंखों के आगे एक पल के लिए सिया का चेहरा आ गया। उसे याद कर उसके चेहरे पर चमक आ गई और होठों को पर मुस्कुराहट जो सनी से छिपी ना रह सकी। सनी ने अपनी आंखें छोटी कर उसकी ओर झुकते हुए पूछा, ये किसके बारे में सोच तू मुस्कुरा रहा है? राम ने चिढ़ते हुए कहा, किसी के बारे में नहीं, तू चुपचाप अपनी जगह बैठा रह। सनी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चल ये तो बता दे, जिससे तेरी शादी हुई है वो कैसी है? आई मीन भाभी कैसी है, कैसी दिखती है? ये सुन राम की आंखों के आगे एक बार फिर सिया का मासूम चेहरा आ गया, और वो खोए हुए ही बोला, वो तो बहुत ही खूबसूरत यार, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल और ओस की बूंदों की तरह निर्मल, बहुत ही भोली और मासूम, और आंखें हिरनी की तरह बड़ी बड़ी और चंचल, और समंदर से भी ज्यादा गहरी, और आवाज़ तो इतनी मीठी कि जैसे कानों में मिश्री घोल रही हो। सनी आंखें बड़ी कर बोला, ओह माय गॉड, तू तो कह रहा था कि प्यार व्यार कुछ भी होना नामुमकिन है, और यहाँ तू तो उसको सोच पूरी कविता करने लगा। ये सुन राम अपने ख्यालों से बाहर आया और उससे नजरें चुराने लगा। सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं और तूने उसे इतने अच्छे से जान लिया। साल भर में जाने क्या क्या हो, कहीं तू उसे पसंद तो नहीं करने लगा? इस पर राम ने उसे घूर कर देखा और बोला, मुंह बंद कर अपना। वो केबिन से बाहर जाने लगा। सनी ने उसका हाथ पकड़ बोला, अरे कहाँ कहाँ जा रहा है, मुझे ऐसे छोड़ के? राम ने बिना किसी भाव के कहा, तेरी भाभी को उसके मायके से लाने। पग फेरा है आज उसका। इतना बोल वो आगे बढ़ गया। सनी उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, ओ, तो मैं भी चलूं, मैं मिल भी लूंगा उनसे, आखिर मैं भी तो देखूं जिसकी तूने इतनी तारीफ की है वो सच में वैसी ही है या सिर्फ तेरी नज़रों को धोखा है? राम ने उसे घूरा और कहा, वो बीवी मेरी है, तू क्यों चलेगा साथ? सनी भी उसके साथ चलते चलते बच्चों सी जिद करते बोला, अरे तो मैं देवर हूं और देवर तो साथ चल ही सकता है। राम ने उसे देख सिर हिलाकर कहा, अच्छा ठीक है चल, लेकिन तू अपनी गाड़ी से आएगा, समझा? इतना बोल वो लिफ्ट में आ गया। सनी भी उसके साथ लिफ्ट में आया और बोला, ओ, यू नीड प्राइवेसी, ठीक है मैं अपनी गाड़ी से ही आऊँगा, शादी के बाद पराया जो हो गया है तू। सनी नौटंकी करने लगा। राम ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, नौटंकी साला, ड्राइवर साथ होगा मेरे, कैसी प्राइवेसी? ये सुन सनी ने मुंह बनाया। लिफ्ट आकर पार्किंग में रुकी और ऋषि और रोनित लिफ्ट से बाहर आए। सनी ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा, तो ड्राइवर की छुट्टी कर देते हैं। राम ने उसे वार्न करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुझे अगर मेरे साथ चलना है तो शरीफों की तरह बिहेव करना होगा, समझा तू? और नौटंकी तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। सनी वहीं खड़ा होकर मुंह बनाकर उसे देखने लगा। फिर वो भी अपनी गाड़ी में बैठ गया और कार स्टार्ट करते हुए बोला, अगर इसका पीछा नहीं किया तो ये मुझे छोड़कर भी जा सकता है। सनी ने पार्किंग से कार निकाली और ऋषि के गाड़ी के पीछे लगा दी और केयरफुली गाड़ी ड्राइव करने लगा। जारी है, राम जा रहा है सिया को लाने, लेकिन सिया को है राम से नफरत। क्या ये नफरत बदलेगी प्यार में? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू। सिया भी अपना सिर सहलाते हुए बोली, सॉरी सॉरी सॉरी। सिया वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि फिर से अपनी साड़ी में उलझकर लड़खड़ाने लगी। वो गिरती उससे पहले ही राम एक बार फिर ने उसे थाम लिया। राम ने उसका हाथ पकड़ झटके से अपनी ओर खींचा तो सिया सीधे उसके सीने से आ लगी। राम संभाल नहीं पाया और उसे लिए ही बेड पर गिर गया। राम नीचे और सिया उसके ऊपर। उसके बाल राम के चेहरे पर आ रहे थे। उसके बालों से आने वाली भीनी भीनी खुशबू में राम खोने लगा और सिया उसके सीने से लगी उसके परफ्यूम के खुशबू में।
दोनों की आंखें बंद थी। दोनों उस एहसास में खोए रहे। सिया ने अपनी आंखें खोली तो नज़र राम सीने के बाएं ओर बने टैटू पर गई, जहां बड़े ही रचनात्मक ढंग से आरगुदा हुआ था। सिया की नज़रें उसके टैटू पर ही गड़ गई हो जैसे। राम ने जब अपनी आंखें खोली और सिया को ऐसे खोए हुए देख वो आहिस्ता से उसके कान में बोला, अगर आज का गिरने का प्रोग्राम खत्म हुआ हो तो खड़ी हो जाओ। इतना सुनते ही सिया जल्दी से खड़ी हो गई। सॉरी सॉरी, सिया फिर से बोलने लगी। राम उसके आगे अपनी हथेली दिखाकर उसे बोलने से रोक दिया और अपना ब्लेजर पहनकर बिना कुछ बोले कमरे से चला गया। सिया भी उसके पीछे पीछे आने लगी। जब राम को महसूस हुआ कि सिया उसके पीछे है तो वो सिया के लिए रुक गया और उसके साथ चलते हुए शरारत से बोला, कहीं तुम दोबारा ना गिर जाओ इसलिए साथ ही चलो। ये सुन सिया ने मुंह बना लिया।